गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो हमारी सेशन चल रही है 69th PPSC की साइंस की सेशन चल रही है। तो देख लेते हैं आज के सेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट MCQs हैं। इसके अलावा आप लोगों को मैंने कहा है कि एवरी डे वीडियो जब भी आप देखते तो उससे पहले जो है आप लोग एटलीस्ट रिवीजन के पीछे जरूर टाइम दिया कीजिएगा। 10 से 15 मिनट रिवीजन को या 10-12 मिनट भी टाइम देंगे तो सफिशिएंट है, लेकिन एवरीडे रिवीजन मस्ट है, वो ध्यान रखिएगा। और बीपीएससी की प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए हिस्ट्री, साइंस हो गया, आपका करंट अफेयर्स हो गया, प्लस आपका बिहार स्पेशल, इन 4 सब्जेक्ट पे बिल्कुल 100% फोकस करके एग्जाम में जाएगा। डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन साइंस के देख लेते हैं क्या है। जल एक यौगिक है क्योंकि वाटर इज ए कंपाउंड। अब इसके लिए अगर सपोज आपको साइंस का कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, नथिंग, आप नहीं जान रहे हैं कंपाउंड क्या है, तो एक वर्ड है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? ये दो चीज़ों से मिलकर के कंपाउंड होता है, दो चीज़ें इसमें मिक्स्ड होती है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होती है। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। यह रासायनिक साधनों द्वारा दो सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। अब इसमें पूछा गया है कि जल एक यौगिक है तो इसका क्या कारण है, क्यों है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल का फॉर्मूला अगर देखते हैं तो क्या है? वाटर का H2O है, यानी उसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, दोनों है H2O, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये ऑप्शन क्या है हमारा हो सकता था, लेकिन पूछा है यौगिक होती थी। यौगिक एक डेफिनेशन होता है कि उसमें केमिकल जो आपका बोल सकते हैं कि केमिकली बॉन्ड भी होता है। ओके, तो केमिकली बॉन्ड अगर आप देखते हैं दो जो आपके डिफरेंट एलिमेंट हैं तो क्या हो जाएगा? दो डिफरेंट एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है आपके ये केमिकली बॉन्ड हैं। कैसे? तो यह इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। दो भिन्न तत्व कौन से हो गए? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दो भिन्न तत्व हो गए और ये केमिकली जो है बॉन्ड है। ओके, चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज योर राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी आसान क्वेश्चन था। जल एक यौगिक है, यौगिक यानी कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? दो उसमें चीजें जो है दो तत्व मिले होते हैं और रासायनिक बंधों से जुड़े होते हैं, यही इसका डेफिनेशन है। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? जर्मन सिल्वर सोना और चांदी, तांबा और चांदी, तांबा जस्ता और चांदी, तांबा जस्ता और निकेल। जर्मन सिल्वर, जिसे आप एक और नाम जान ले, इस जर्मन सिल्वर को निकल चांदी भी बोला जाता है या निकल सिल्वर भी बोल सकते हैं, वो भी बोला जाता है। अब इसमें बोला गया है कि किसका किसका मिश्रण है, इसमें कौन कौन से धातु मिक्स होती है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा, जस्ता और निकल। कॉपर, जिंक एंड निकल कितने कितने परसेंट है? अगर तांबा इसमें आप देखते हैं तो तांबा का परसेंटेज करीब 60% है, 60% है। इसके अलावा जस्ता की अगर बात की जाए तो ये 20% है एंड निकल की बात की जाए तो यह भी आपका 20% है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर क्या हो गया? डी, तांबा, जिस्ता और निकल का क्या है? यह एक मिश्र धातु है, जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता, यानी इस इंग्लिश में देखें तो ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, ऑप्शन क्या क्या दिया है? घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, कभी घटती है, कभी बढ़ती है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं किसी प्रक्रिया का तो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट क्या होती है? या बढ़ जाती है। ऑक्सीडेशन करने पर क्या होगा? यह बढ़ जाती है। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है। क्षार में यानी बेस में साबुन जैसी चिकनाहट होती है। सेकंड दिया है क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सही कौन सा है, ये बताना है। सही पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि क्षार जो है यानी बेस जो होता है आपका क्या करता है? टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्षार का काम यही है, क्षार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। समुद्र के जल में सर्वाधिक पाया जाने वाला लवण कौन सा है? जो समुद्र में सबसे ज्यादा कौन सा लवण पाया जाता है? विदाउट ऑप्शन देखे भी, अगर आप बिना ऑप्शन भी आप मत देखिए, इसमें एक नेचुरल सा आंसर क्या होगा? हम लोग जो सॉल्ट यूज करते हैं, नमक खाते हैं, वो कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? NaCl। और वो कहाँ से? समुद्र से। आपने देखा भी होगा, हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। नमक का आंदोलन ये किया गया था ना, कि नमक कर आंदोलन जो किया गया था, सविनय अवज्ञा समय नमक कर को कानून को तोड़ा गया था। तो ये सबको थोड़ा ध्यान
ध्यान रखिएगा कि नमक जो है समुद्र में सबसे पाया जाने वाला क्या होगा, नमक। इन जनरली ऐसे ही, इसको कोई साइंस इसमें देखने की आवश्यकता नहीं है, जनरली ऐसे ध्यान रहेगा कि समुद्र के जल में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो लवण है जो हम लोग खाते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन देख लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसिटेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको बिल्कुल मतलब ये ऐसे ध्यान में रहना चाहिए, प्रैक्टिकली ध्यान में रहना चाहिए। इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि आप बुक में जाकर के अब देखें, इसे रट्टा मारे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी के घनत्व पर यानी उसके डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और फिर घटता है, 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है फिर बढ़ता है। तापमान बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, यानी जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो उसका घनत्व भी बढ़ता जाएगा। दूसरा दिया गया है तापमान बढ़ने के साथ साथ यह घटता है। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। 4 डिग्री सेल्सियस तक। अब होता क्या है यहाँ पर, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक, ओके, जो इसका डेंसिटी है, जो डेंसिटी है वो पहले बढ़ता है। जो घनत्व है ये क्या होगा, जो डेंसिटी है डी, मैं डेंसिटी बस शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, डी जो है आपका वो बढ़ता है। जब डेंसिटी बढ़ेगा डी, चलिए मैं हिंदी में भी इसको लिख देती हूँ बाई चांस की स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। डेंसिटी यानी घनत्व जो है, घनत्व, ओके, 4 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, घनत्व जो है आपका यह बढ़ता है। जब घनत्व बढ़ेगा, घनत्व यानी डेंसिटी जब बढ़ जाएगी, सपोज कोई चीज है, डेंसिटी क्या होता है, सभी चीजें एक जगह जब एकत्रित होती है तो जो आयतन है उसका वो क्या होगा, अपने आप क्या होगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर जब घनत्व बढ़ेगा तो जो आयतन है ये क्या होगा, कम हो जाएगा। ओके, बोला गया है 0 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री सेंटीग्रेड घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस तक ये बढ़ता है। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि 0 डिग्री से अगर आप किसी वस्तु को सपोज आप टेम्परेचर दे रहे हो तो 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा, उसका घनत्व तो डेफिनेटली है कि वो क्या होगा, पहले बढ़ेगा। कोई चेंजिंग, क्योंकि चेंजिंग कब आएगी, आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस वो क्या होता है, घटना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आप देखेंगे कि जब घनत्व तो बढ़ रहा है तो आयतन तो घटेगा। सेकंड कंडीशन क्या होती है, जब ये आयतन, सेकंड सिचुएशन क्या है, सेकंड सिचुएशन क्या है, जैसे ही जो घनत्व है आपका, अगर ये घनत्व बढ़ना शुरू हो गया, अगर ये घनत्व जो है सपोज बढ़ना शुरू हो गया, ये बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है, अगर ये घनत्व जो है डेंसिटी, ये तो चलिए बढ़ रहा है यहाँ पर, अगर ये घटना शुरू हो गया, अगर घनत्व जो है पहले बढ़ रहा था अब क्या है, ये घट रहा है, ये घनत्व जो है अब घटना शुरू हो गया, यानी जो सभी चीजें एक जगह थी वो थोड़ा सा फैल रही है, घनत्व घटना शुरू हो गया, पहले ऐसे था अब ऐसे हो रहा है। तो वॉल्यूम क्या होगा, यानी उसका जो आयतन क्या होगा, डेफिनेटली है वो आयतन क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। आयतन क्या होगा, इसे ना थोड़ा सा आप सोचिए इस क्वेश्चन पर कि आयतन क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। घनत्व का बढ़ना, यानी घनत्व का बढ़ना यानी ऐसे हो गई चीजें, ओके, तो आयतन जो होगा वो क्या होगा, ऑटोमेटिक ये कम हो जाएगा। लेकिन जब चीजें ऐसे होते जा रही हैं, घनत्व ऐसा होता जा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, यह बढ़ता जा रहा है। घनत्व घट रहा है यानी जो चीजें ऐसी थी वो घटना शुरू हो गया, और वॉल्यूम जो है, आयतन जो है आपका बढ़ना शुरू हो गया। तो क्वेश्चन पूछा है कि 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर पानी की घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक ये बढ़ता है, लेकिन उसके बाद यह क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप उसके बाद जो हीट जो है काम करना तभी शुरू, जैसे जैसे हीट जो बढ़ता जाएगा तो उसका घनत्व जो है कि वो क्या होगा, वो घटता चला जाएगा। हीट अगर बढ़ेगा तो फैलाव आएगा, डेंसिटी क्या होगी, अपने आप वो फैलनी शुरू हो जाएगी। हीट आप जब देते हो पानी को तो देखते हो ना क्या होगा, वो अपने आप फैलना शुरू हो जाएगा, और वो फैल करके क्या होता है, हल्की होती है और वो ऊपर उठती हुई चली जाती है, वाष्प बन के ऊपर जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबेल गैस पूछा है। नोबेल गैस, आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल जो नोबेल गैस कितने हैं, 6 हैं। टोटल नोबेल गैस की संख्या कितनी है, टोटल नोबेल गैस की संख्या कितनी है, 6 है। ओके, 6 है। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। पहले दिया गया है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हीलियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम। कौन कौन से वो 6 हैं, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। हीलियम हो गया, नियॉन, क्रिप्टन, जेनन,
जेनन हो गया, रैंडम जेनन, ओके, जेनन हो गया, क्रिप्टन जेनन, रैंडम, नियॉन, आर्गन, यहाँ पर आर्गन लिख लें, आर्गन कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, ये आपके 6 जो है नोबेल गैसेस हैं। कौन से हैं? उत्कृष्ट हैं 6, कौन कौन से? हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन और आर्गन, आर्गन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, प्राकृतिक रूप से बहुलक नहीं है या नेचुरल पॉलीमर नहीं है? कौन सा है? बहुत आसान सा ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऊन है, चमड़ा है, नायलॉन है और लिनन है। आपके अकॉर्डिंग थोड़ा सा सोचिए कि इसमें कौन सा देख करके लग रहा है जो नेचुरल पॉलीमर नहीं है, नेचुरल नहीं है, नेचुरल नहीं है, बिल्कुल आर्टिफिशियल है। कौन सा है? ऊल हो गया, चमड़ा है या लिनन? ये सभी के सभी अगर आप देखते हैं तो क्या है, ये नेचुरल पॉलीमर में आते हैं। ये किस में आते हैं? नेचुरल पॉलीमर में आते हैं। चमड़ा जो है डायरेक्ट वो जो पशुओं का जो चमड़ा है डायरेक्ट आपको मिल रहा है। ऊन भी अगर आप देखेंगे तो भेड़ का डायरेक्ट आपको मिल रहा है। लिनन का भी यही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? नायलन। नायलन जो है आपका यह क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, नेचुरल पॉलीमर नहीं है। थोड़ा सा बस इसको थोड़ा सा सोचेगा तो आंसर अपने आप बनता चला जाएगा। निम्नलिखित में से गन मेटल किसका मिश्रण है? गन मेटल या जी मेटल जिसको बोला जाता है, जी मेटल भी बोला जाता है, गन मेटल या जी मेटल भी इसको बोलते हैं। देख, जी मेटल, ओके, जी मेटल भी इसको बोला जाता है। किसका मिश्रण है? तांबा, टीन एवं फेरस, तांबा, टीन एवं जिंक, तांबा, जिंक एवं फेरस, तांबा एवं जिंक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गन मेटल किसका होगा? तांबा, टीन एवं जिंक का। इसमें अगर बात की जाए, बी इज योर राइट आंसर, बी। तांबा का परसेंटेज अगर पूछा जाए तो कितना है? करीब करीब 88% है इसमें तांबा। जिंक की अगर बात की जाए, जिंक, तो ये कितना है? 2% है। एंड टीन कितना हो गया? रेस्ट कितना हो गया? 10% आपका, 10% आपका टीन हो गया। ये है इसका रेशियो, 88%, 10%, 2%। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी पूछा है। सदिश राशि, ये सदिश है, सदिश, सदिश राशि है यानी वेक्टर क्वांटिटी पूछा गया है। ऑप्शन दिया है दाब, बल, आघूर्ण, तर्क, संवेग, त्वरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सदिश राशि पूछा गया है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, एक से अधिक। एक से अधिक क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं टॉर्क भी, बल, आघूर्ण भी है, संवेग भी आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी में आता है, और त्वरण भी आपका वेक्टर क्वांटिटी में आता है। मैंने आप लोगों को कहा था ना, वो जिसमें आए, वो जिसमें आता है क्या होता है? सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। साथ ही साथ ये तो चलिए एक ट्रिक मैंने बताया था, ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ एक्सेप्शनल है जिसमें बौ होते हुए भी वो अदिश राशि होती है। जैसे दाब, दाब में बौ है लेकिन वो क्या है? अदिश राशि है। विद्युत की धारा, बौ है लेकिन वो अदिश राशि में आती है, स्केलर क्वांटिटी में आती है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, वो स्केलर क्वांटिटी में आती है। बाकी ये तीन जो है, मैंने प्रीवियस क्लास में भी कहा था, इवन एवरी साइंस की क्लास में मैं आपको एक नए क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलते जरूर है, और जितने भी आपको मिलते जा रहे हैं उन सबों को ध्यान रखिएगा कि कौन सा आपका स्केलर है, कौन सा वेक्टर है, कौन सा अदिश है, कौन सा सदिश राशि है, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या होता है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है? कोई वस्तु है, अगर आप उसको पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो क्या होता है? भार एवं द्रव्यमान दोनों समान रहते हैं। भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान जो है वो समान रहता है। भार एवं द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं, द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार समान रहता है। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, जब किसी वस्तु को हम पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं या कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो यहाँ पर काम क्या करता है? एक तो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स आपका हो गया, और एक होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, तो इसका एक फॉर्मूला है, वो ध्यान रखिएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है कि वेलोसिटी में क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में प्रति सेकंड, कोई ऑब्जेक्ट है उसके वेलोसिटी में किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी, ओके, कोई एक ऑब्जेक्ट है उसके वेलोसिटी में जो भी आपके देख रहे हैं कि प्रति सेकंड, ओके, प्रति सेकंड क्या हो रहा है? जो भी वृद्धि होती जा रही है, होने वाली वृद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं? जी, यानी गुरुत्वाकर्षण। क्या बोला जाता है? गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। और यह गुरुत्वाकर्षण जो होता है, वेलोसिटी यानी क्या हो गया? वेग।
किसी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, उसके वेग में अगर प्रति सेकंड आप देख रहे हैं कि कोई ना कोई क्या हो रही है, वृद्धि होते जा रही है, यानी वो बढ़ता जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गुरुत्व त्वरण बोलते हैं, या उसे स्मॉल, गुरुत्व त्वरण को कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से, जी बोला जाता है। अब यह जी जो है, इसको जानने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जी जो है किस पर डिपेंड करता है, ये वेट के ऊपर। ओके, यह जी किसके ऊपर है, सपोज ये जी जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो यह जी डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन वेट, डिपेंड्स अपॉन क्या होगा, वेट, वेट के ऊपर, वेट यानी भार, वेट यानी भार के ऊपर, भार के ऊपर। ओके, ये द्रव्यमान पर निर्भर करता ही नहीं है, मास पर इससे कोई मतलब नहीं है, मास से इसका कोई मतलब नहीं है, मास पर निर्भर नहीं है, यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पर मास का कोई, यहाँ पे बस एक थोड़ा समझाने के लिए लिख दे रही हूँ, मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान पर यह निर्भर नहीं है। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए इस चीज को ध्यान रखिएगा कि डजंट डिपेंड्स अपन द्रव्यमान, ओके, डजंट डिपेंड्स अपन मास और द्रव्यमान, इस मास के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड किस पर है, भार के ऊपर। तो जैसे जैसे क्या होगा, अगर जी बढ़ता है, सपोज अगर जी बढ़ता गया, जी बढ़ेगा, अगर ये त्वरण बढ़ रहा है, त्वरण कैसे बढ़ रहा है, वेलोसिटी, मैंने क्या कहा, वेलोसिटी अगर प्रति सेकंड जो है वृद्धि कर रही है, तो क्या होता है, ये वेट भी आपका जो है यह बढ़ता चला जाता है। और अगर जी सपोज ये जो जी है, अगर ये डाउन हो रहा है, तो वेट भी क्या होगा, यह कम होता चला जाएगा, भार भी कम होता चला जाएगा। ओके, और सबसे अगर बात की जाए तो अब यहाँ क्वेश्चन पूछा, हम क्वेश्चन पे आते हैं कि किसी वस्तु को अगर पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि वस्तु का जो वेट होता है, ओके, वस्तु का जो वेट होता है, ये यानी त्वरण, वेट तो नहीं, त्वरण या वेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंड हो जाते हैं, जी डिपेंड करता है वेट पे। तो वस्तु का भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर यानी जो इक्वेटर है आपका, उस पे भूमध्य रेखा पर क्या होगा, भूमध्य रेखा, क्योंकि ये सारे सवाल यहाँ पर बनते हैं, भूमध्य रेखा पर क्या होता है, तो भूमध्य रेखा पर जी जो है, जी का वेट सबसे कम होता है भूमध्य रेखा पर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू सबसे कम हो जाएगा। और ध्रुवों पर यानी पोलर पर इसका क्या होता है, पोलर पर क्या होता है, यह जी, पोलर पर जी क्या होता है, हाई हो जाता है, यानी इसका वेट बढ़ जाता है, पोलर पर बढ़ जाता है। सवाल यहाँ पर है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर, यानी पृथ्वी से जब हम चंद्रमा पर लेके जा रहे हैं, यानी नीचे से ऊपर ही तो लेकर के जा रहे हैं, तो वेट क्या होगा, जो उसका वेट है वो बदलता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि जी डिपेंड्स अपन वेट, जी बढ़ रहा है, जी बढ़ रहा है, अगर आप पृथ्वी से ऊपर लेकर के जा रहे हो तो जी बढ़ रहा है, तो वेट क्या होगा, बढ़ेगा, बदल जाएगा। लेकिन इट डजंट डिपेंड्स अपन मास, मास पे तो निर्भर है नहीं, तो मास को कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी उसके द्रव्यमान क्या का समान रहेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगर आप इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल क्या क्या पूछता है कि जी का जो वैल्यू है वो सबसे कम कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर शून्य रहता है, भूमध्य रेखा पर शून्य सबसे कम, सबसे अधिक कहाँ होता है, पोलर पर। ये आपका एक क्वेश्चन बनता है, ये एक क्वेश्चन बनता है। जी जो है, गुरुत्व त्वरण जो है किस पे डिपेंड करता है, तो यह वेट पे डिपेंड करता है। पहले जी बोलते किसको है, तो वेलोसिटी पर सेकंड जो ये वृद्धि हो रही है, वेलोसिटी जो है प्रति सेकंड जिसकी वृद्धि होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्व त्वरण बोलते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, वेट पे डिपेंड करता है, थर्ड पॉइंट हो गया, मास पे डिपेंड नहीं करता है। ये 3-4 पॉइंट्स यहाँ ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के सवाल जो भी आएंगे, सोचिए कि पृथ्वी से कोई वस्तु ऊपर जा रही है, ऊपर जा रहा है मतलब वो वेट गेन करते हुए जा रहा है, जी त्वरण जो है उसका वो बढ़ता जा रहा है, त्वरण बढ़ेगा वेट बढ़ेगा, मास को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्स गैस में मुख्य रूप से क्या होता है, जो मार्स गैस होती है ना, वन काइंड ऑफ, इसे आप बायोगैस बोल सकते हैं, बायोगैस, ठीक है। और इट मेनली जो इसका कंपोनेंट होता है, मेनली जो इसका कंपोनेंट है वो क्या है, CH4 यानी मीथेन होता है, मीथेन। ये थोड़ा यहाँ पर यहाँ से देख ले, CH4, कुछ ऑप्शंस यहाँ पे छूटे हुए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्शन कर ले, CH4 C2H6 होगा, H2S है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करेक्शन कर ले, यहाँ पे ये बाय मिस्टेक छूट गया है, ओके। तो मार्स क्या है, ये वन काइंड ऑफ, इसे समझ सकते हैं आप, इट इज जनरली ए बायोगैस, ओके, बायोगैस, मार्स गैस यानी बायोगैस। अब ये होता क्या है, इसका जो मेन कंपाउंड होता है वो तो, क्योंकि यहाँ पूछा है मुख्य रूप से, मार्स गैस में मुख्य रूप से, ओके, मुख्य रूप से यानी इसका मेन कंपोनेंट पूछ लिया, मेन कंपाउंड पूछा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CH4,
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CH4 मीथेन, मीथेन हो जाएगा, मीथेन। लेकिन यहाँ पर थोड़ा और ध्यान दीजिएगा, सपोज अगर कभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर अलग तरीके से पूछे तो ध्यान रखिएगा कि ये जो है स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में ये क्या क्या कंटेन करता है। स्मॉल क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करेगा, स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है, काफी स्मॉल क्वांटिटी में। मैं यहाँ लिख देती हूँ स्मॉल क्वांटिटी में, मेनली इसका CH4 है। स्मॉल क्वांटिटी की अगर बात की जाए, क्वांटिटी में क्या क्या लेता है ये स्मॉल क्वांटिटी में, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2, हाइड्रोजन सल्फेट हो गया यानी H2S भी होगा, स्मॉल क्वांटिटी में है। इसके अलावा फॉस्फीन भी होता है, फॉस्फीन, ये ध्यान रखिएगा, ओके, फॉस्फीन। ये क्वेश्चन बाय चांस अगर पूछ दिया तो, क्योंकि यहाँ तो पूछ लिया है मुख्य रूप से, अगर मुख्य रूप से नहीं पूछा होता, जनरली पूछा होता कि कौन कौन से कंपाउंड है, तब इसका आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन ई होता। क्यों? क्योंकि CH4 तो है ही, और इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे H2S भी देख रहे हैं, जो कि H2S तो क्या करता है, ये स्मॉल क्वांटिटी में इसका ये कंपाउंड है, यानी CO2 भी है, H2S भी, फॉस्फीन भी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। संवहन द्वारा उष्मा का संचरण होता है। संवहन यानी कन्वेक्शन क्या होता है? गैस एवं ठोस में, गैस एवं द्रव्य में, ठोस एवं द्रव्य में, केवल गैस में। तो जो कन्वेक्शन के द्वारा होता क्या है, थोड़ा सा समझ जाएगा, बहुत आसान लगेगा कि गैस में और द्रव्य में होता है। चाय सभी कोई बनाना जानते हैं, अपने घर में बनाते भी होंगे सभी कोई, ऐसा कोई नहीं जो चाय नहीं बनाता होगा, है ना, कभी कभी। और बॉयज स्पेशली डेली नहीं बनाते होंगे तो कभी कभी तो बनाते होंगे। चाय आप क्या करते हैं, गैस पे पतीली चढ़ाते हैं पानी डाल करके, वो पानी क्या होती है, जो चाय की पानी होती है वो जब उबल जाता है, वो पानी, सतह वाली पानी तो गर्म हो गई, ऊपर का पानी कैसे गर्म होता है? आपने एक पतीली को क्या किया, गैस पे चढ़ा दिया, उसमें पानी भी डाल दिया है, तो जो पानी का टच है पतीली के साथ वो तो गर्म हो गया, लेकिन ऊपर का पानी भी गर्म हो जाता है। कैसे? वो उसका रीजन है ये संवहन, कन्वेक्शन वहां पे काम करता है। कन्वेक्शन कैसे? कन्वेक्शन का जो है ये आप देखेंगे, सपोज यहाँ पर आपका ABCDEF इस तरीके से, तो ये काम कैसे करता है? ऐसे करता है, ठीक है, इसका ये इस प्रकार से काम करता है। यानी अंतर क्या होता है आप देखेंगे, जो चालन होता है और संवहन में यही डिफरेंस होता है कि चालन में क्या होता है, जो आपके अणु होते हैं यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बिल्कुल 1 बाय 1 एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ऐसे होता है वो A से B, B से C में, यानी अणु एक दूसरे से 1 बाय 1 कनेक्ट होते हैं। लेकिन संवहन में क्या होता है, आप देख रहे हैं, आप स्किप करते हुए जा रहा है, और ये केवल किस में होता है? द्रव्य में और आपके गैस में, ओके। मैंने अभी आपको पतीली का एग्जांपल दिया था कि पतीली में ही आपने कोई द्रव्य लेकर के चढ़ा दिया, वो क्या हो गया, वो द्रव्य जब हिट हुआ आपका, तो ऊपर का जो पानी का लेवल है वो भी हिट हो गया, और वो गैस फॉर्म में क्या होता है, उसका वेपर बनता है, वाष्प बनता है, गैस फॉर्म में वो ऊपर जाता है। तो ये कैसे काम करता है? संवहन विधि के द्वारा ही ये काम करता है कि नीचे का पानी के गर्म होते के साथ साथ ऊपर का पानी भी आपका क्या हो गया, गर्म हो गया, और वो गैस में बन गया। तो ये आपका जो है आपका एग्जाम्पल हो जाएगा ये गैस एवं द्रव का। मैं एक्चुअली साइंस का पूरा आपका थ्योरी का क्लास तो ले नहीं सकती हूँ, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम आप लोग के पास कम है, वरना पूरा मैं इस टॉपिक या पूरी साइंस को ही काफ़ी अच्छे से मैं आपको समझा देती तो थोड़ा आसान हो जाता, पूरा इमेज बना के कि हाँ कैसे वो पतीली और ये जो वगैरह काम करता है, चालन में कैसे काम करता है, या आपका विकिरण में जो रेडिएशन में होता है सबसे फास्ट उसी में होता है, सबसे स्लो प्रोसेस अगर बोला जाए तो चालन का होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे स्लो प्रोसेस किसका, या सबसे तेज जो है किस में आपका, मतलब कौन सा विधि जो है उष्मा का काम करता है, तो वो आपका विकिरण हो जाता है, रेडिएशन हो जाता है। क्योंकि उसमें जैसे ये आप देख रहे हैं कि एक स्टेप छोड़ करके उसमें क्या होता है, डायरेक्ट A से लेकर के F में डायरेक्ट आपका जो है वो हिट जो है वो काम करेगा, और दूसरा वहाँ पे ऊर्जा जो है वो ऐसे नहीं है कि ऊर्जा रिलीज भी बहुत ज़्यादा करता हो, नहीं, ऊर्जा का रिलीज भी करता है, लेकिन ये इसकी आप उसके नेगेटिव पॉइंट में नहीं देख सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा सर्वाधिक होती है, यानी स्पेसिफिक हीट पूछा है, किसकी सबसे अधिक होती है, बर्फ की, लोहे की, पारा की, जल की। तो सबसे अधिक होती है आपकी जल की। जल की स्पेसिफिक हीट जो होती है सबसे अधिक होती है। और अगर पूछा जाए कि स्पेसिफिक हीट की यूनिट जो है, अगर मात्रक पूछ लिया जाए तो क्या होता है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके, क्या होगा, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस किसकी, स्पेसिफिक की या मात्रक होती यूनिट होती है। अब बोला है गया यहाँ पर जल का स्पेसिफिक कितना होता है, 1 होता है, इसका 1 होता है,
जल का स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट उष्मा जो होती है 1 होती है। अब देखेंगे पानी को गर्म करते हैं, ओके इसका इस विशिष्ट उष्मा के कारण ही, क्योंकि आप सभी जितने भी यहाँ पे सपोज जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं कंपोनेंट दिए हैं, बर्फ है, लोहा है, पारा है, सबको इक्वली टेम्परेचर पे गर्म कीजिए। जो पानी के लिए आपको क्या होगा, अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। अधिक इसके क्यों बोला गया है स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट उष्मा, है ना, क्यों बोला गया है? पानी के लिए आपको अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, लेकिन पानी का बहुत देर तक अगर आप देखेंगे तो इसमें सभी वस्तुओं से अगर तुलना भी करेंगे तो जितना इसमें हीट की आवश्यकता होती है उतने ये देरी से क्या होता है, ठंडा भी होता है। यानी सबसे अंत तक अगर किसी में हीट मिलेगा तो आपको पानी नहीं मिलेगा, तो पानी का सबसे अधिक होता है, तकरीबन आपका 1 है। अगर आप लोहे की बात करते हैं तो लोहा में 0.1 है और बर्फ में आपका 0.5 है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे पूछा है विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा को जो है, विद्युत धारा को यहाँ पे दिया गया है वोल्ट मीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, एम्पियर। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि विद्युत धारा है, डायरेक्ट एम्पियर मार दो, लेकिन इस क्वेश्चन में ए मीटर भी यहाँ पर दिया हुआ है। ए मीटर क्या करता है, ये विद्युत धारा को मापने के लिए, आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मापने में एमीटर का यूज होता है, लेकिन हम लोग जो रीडिंग लेते हैं ना, आप लोगों में से अगर किसी ने बीटेक किया होगा तो लैब में देखे होंगे, जब आप विद्युत यानी जो इलेक्ट्रिक करंट को जो मापते हैं तो क्या होता है, आप मापते किस में है, जो उसकी मापने के लिए जो यंत्र होता है यानी जो मशीन होती है, उस मशीन को या इंस्ट्रूमेंट आप बोल लें, उसको एमीटर बोला जाता है। लेकिन जो रीडिंग आती है ना 5 एम्पियर 6 एम्पियर, वो रीडिंग एम्पियर में आती है। ओके, ये ध्यान रखिएगा, इसकी जो रीडिंग आती है, रीडिंग जो है वो किस में आती है, एम्पियर में। तो रीडिंग को हम लोग सपोज अगर यहाँ पर एमीटर नहीं होता, अगर इस क्वेश्चन में एमीटर नहीं होता तब हम लोग यहाँ पर एम्पियर को लेते, लेकिन जब इसका एमीटर दिया हुआ है, क्योंकि मापने का पूछा है तो मापने के लिए एमीटर का यूज होता है, लेकिन रीडिंग जो लेते हैं वो हमारे एम्पियर में आता है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन अगर कुछ आता है तो वहां पे नोटिस कीजिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तारे को ऊर्जा कहाँ से मिलता है? नाभिकीय संलयन, गुरुत्व संकुचन से, नाभिकीय विखंडन से, रासायनिक अभिक्रिया से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तारे ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? तारे ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन से और गुरुत्व संकोचन से यानी ग्रेविटेशनल कंट्रैक्शन से ये प्राप्त करते हैं। नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन बम, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है, तो नाभिकीय संलयन पर, ये भी ध्यान रखिएगा। और परमाणु बम जो है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे काम करता है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निकट की दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट में 3 अक्षर हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? अवतल लेंस। ऑप्शन क्या क्या दिया है? उत्तल लेंस, अपतल लेंस, समतल, बेलनाकार। अवतल, इसका सीधा सा फॉर्मूला क्या है? निकट, 3 अक्षर यहाँ पर है, 3 अक्षर है तो अवतल हो जाएगा। दूर होता, दूर तो 2 अक्षर है तो उसका उत्तल हो जाता है ना। 2 अक्षर वहां पर है, आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल। कन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे कॉनकेव लेंस। मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, ये ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुमेन निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? लुमेन इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? किसका होगा लुमेन? ज्योति फ्लक्स, ज्योति तीव्रता, तीव्रता है ये तीव्रता होगी। प्रदीप्त घनत्व, लुमिनस डेंसिटी, विद्युत की धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्योति फ्लक्स, लुमिनस फ्लक्स की। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में ग्लाइकोजोन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? कार्बोहाइड्रेट को जमा पूछा है, जमा पूछा है। आंसर क्या हो जाएगा? आंत दिया गया है, अमाशय है, अग्नाशय है, यकृत है। तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। लीवर करता है, लीवर करता है। ये क्या करता है? रक्त में शर्करा का जो लेवल है, ओके, शर्करा का जो लेवल है उसको ये बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण इसकी भूमिका होती है। किसकी? तो लीवर की। रक्त में यानी ब्लड में जो आपका शर्करा का जो लेवल होता है उसको बनाए रखने के लिए इसकी एक सबसे क्या है, एक केंद्रीय भूमिका में रहता है। और जब भी शरीर को ऊर्जा के लिए, सपोज शरीर को ऊर्जा के लिए क्या होती है, जब ग्लूकोज का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है, ऊर्जा बहुत हो गया, अब उसको ग्लूकोज की आवश्यकता नहीं है, तो क्या करेगा वो? कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा कर लेता है। तो ये फंक्शन किसका है? तो ये यकृत में जमा करता है। इसके साथ ही साथ और एक ध्यान देखिएगा, मांसपेशियों में भी, मांसपेशियों में भी जमा होता है। ओके, मांसपेशियों में भी यह
जमा होता है, यानी जो मसल्स होते हैं, मसल्स आपके बॉडी में अगर अधिक ऊर्जा, बोलते हैं ना बॉडी में कार्बोहाइड्रेट अधिक हो गया है, फैट हो गया, मोटे हो गए हैं, सब कहाँ से, तो ये जो मसल्स देखते हैं कभी कभी जो है काफ़ी हेल्दी हो जाता है। ओके, अब मेरे ऊपर मत आएगा, मैं भी हेल्दी हूँ, बट इट डजेंट मीन कि आप मेरे ऊपर कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए, तो ये जो मांसपेशियों कहाँ हो जाता है, ये ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का जो जमा करता है वो आपका आंसर हो जाएगा, या लीवर में करता है, इसके साथ साथ मांसपेशियों में, मसल्स में ओके, मांसपेशी या मसल्स जो आप समझे, कुछ मेरे ऊपर भी लागू होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? पौधों के विकास के लिए क्या आवश्यक नहीं है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। इसकी आवश्यकता नहीं है, और कहीं कभी कभी बहुत कम मात्रा में, यानी इसको सूक्ष्म पोषक तत्व में काउंट किया जाता है। जिसकी आवश्यकता बहुत कम होती या नहीं होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व में उसको काउंट करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रक्त में कौन सा थक्का रोधी पदार्थ पाया जाता है? रक्त में कौन सा पाया जाता है? फाइब्रिनोजन, हेपेरिन, स्ट्रोबिन, ग्लोबिन। तो इसका ये थ्रोम्बिन है, यहाँ पर ये थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन, ये थ्रोम्बिन होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, थ्रोम्बिन, इंग्लिश वाले को देखिए, थ्रोम्बिन, हेपेरिन, फाइब्रिनोजन एंड ग्लोबिन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? हेपेरिन, या इसको इसके अलावा एक और होता है, वारफोरिन। ओके, वारफोरिन, ओके, वारफोरिन, ये वारफेरिन, वारफेरिन भी। रक्त में कौन सा थक्का रोधी पदार्थ जो है, थक्का रोधी, यानी व्हाट इज द एंटी कोगुलेट सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ब्लड? तो क्या होगा? हेपेरिन हो जाएगा, या आपका अगर हेपेरिन की जगह नहीं दिया हुआ है, वारफेरिन है, तो ये भी आंसर होगा। अगर दोनों दिया है तो बीपीएससी में आंसर ई हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है संक्रामक है? संक्रामक रोग कौन सा है? मधुमेह, डिप्थीरिया, गठिया, कैंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इतनी सोचने की इसमें आवश्यकता नहीं है, डिप्थीरिया हो जाएगा। डिप्थीरिया आपको क्या होगा? संक्रामक डिजीज हो जाएगी डिप्थीरिया। और किसके कारण होता है? किस बैक्टीरिया के कारण? डिप्थीरिया का किस बैक्टीरिया है? ओके, कोरिनेबैक्टीरियम। ओके, कोरिनेबैक्टीरियम के कारण होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीवों में पाए जाने वाले जैविक उत्प्रेरक, जीवों में जो पाए जाते हैं जैविक उत्प्रेरक यानी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हार्मोन, विटामिन। ये विटामिन है, ओनली विटामिन है, विटामिन, हार्मोन, विटामिन, एंजाइम, स्टेरॉइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंजाइम बोला जाता है। जैविक उत्प्रेरक को क्या बोला था? एंजाइम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मूत्र में प्रायः कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? मूत्र में पूछा है कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन बी। विटामिन बी क्यों होगा? विटामिन बी मूत्र में क्यों होगा? क्योंकि आपके विटामिन बी और सी जो है आपके जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी और सी क्या है? ये जल में घुलनशील विटामिन है। दो ही विटामिन है जो आपके जल में घुलनशील है, बी एंड सी। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? जल में घुलनशील विटामिन, तो बी एंड सी। तो अगर यहाँ पर क्या दिया है? विटामिन बी दिया गया है, तो जब जल में घुलनशील है तो उत्सर्जित भी क्या होगा? यही होगा, तो विटामिन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक निम्नलिखित में से कौन है? फॉस्फोगलिसरिक अम्ल, स्टार्च, ग्लूकोज, डाइफॉस्फोरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थिर पूछा है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्लियर? नाउ ये हो गई आज की क्लास के आपके सभी साइंस के क्वेश्चंस। कोई भी डाउट्स अगर आपके होंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछ लिया कीजिए। और एज मच एज मैं हमेशा बोलती हूँ, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन किया करें। क्वेश्चन साइंस के करवा रही हूँ, होप्स हो जितने क्वेश्चंस करवाए जा रहे हो इतने से आपके बीपीएससी में और थोड़ा ऊपर वाला का भी अगर ग्रेस बना रहा तो साइंस में टेंशन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मिलते हैं टुमारो इवनिंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।